रुंगटा गांव के योद्धाओं ने विपिन को बंदी बना लिया था। विपिन ने बहुत कोशिश की उन योद्धाओं के जाल से छूटने की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो योद्धा विपिन को अपने गांव के सरदार रुद्र के पास ले गए। जाल में बंधा हुआ विपिन पहुंचा एक खुले मैदान में, जहां अपने कुछ साथियों के साथ रुद्र बैठा हुआ था। जैसा नाम था वैसा ही दिखता भी था रुद्र। लंबा कद, चौड़ी छाती, मजबूत बाजुएं, एक चट्टान की तरह था रुद्र। रुद्र अपने साथियों के साथ बैठा मदिरा सेवन कर रहा था। जब उसने विपिन को देखा तो वो योद्धा जो विपिन को बंदी बना के लाया था रुद्र से बोला, सरदार, ये लड़का गांव में एक दूसरे आदमी के साथ झगड़ा कर रहा था। रुद्र ने अच्छे से विपिन को देखा और बोला, क्यों झगड़ा कर रहे थे तुम? जानते नहीं क्या, रुंगटा में हिंसा की सजा मौत होती है। रुद्र की बात सुन के जाल में कैद विपिन बोला, मैं आपके गांव में नया हूं, मैं नहीं जानता यहाँ के नियम और कानून। रुद्र विपिन की बात सुन के चौंक गया और बोला, ऐसा कौन है मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में जो रुंगटा गांव के बारे में, रुद्र के बारे में नहीं जानता? मैं कुछ दिन पहले ही आया हूं आपकी दुनिया में, इसलिए अनजान हूं। रुद्र को विपिन की ये बात सुन के लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा कुछ दिन पहले ही आया है तू, तो आज इस दुनिया में तेरा सफर पूरा भी कर देते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं रुद्र, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मेरी आत्मा दूसरी दुनिया से आई है। विपिन के चेहरे को रुद्र कुछ देर तक देखता रहा और फिर हंस के बोला, तो तुझे वापस उसी दुनिया में भेज देते हैं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। विपिन का ये जवाब सुन के रुद्र बौखला गया। अच्छा, मेरे बस की बात नहीं? खोलो इसे, दिखाता हूं मैं इसे कि मेरे बस में क्या है। रुद्र का आदेश सुनते ही वहां खड़े बाकी योद्धाओं ने जाल में कैद विपिन को खोल दिया। अब रुद्र विपिन के पास जाके खड़ा हो गया और बोला, मुझे पसंद नहीं खून खराबा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग मानते ही नहीं है। जब तक मेरे हाथों से किसी का खून न बहे, किसी को चैन ही नहीं पड़ता। विपिन रुद्र से बोला, देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मुझे एक वीर योद्धा लगते हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। विपिन की बात सुन के रुद्र बोला, तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता? अपने आप को देखा है और मुझे देखा है? हाँ देखा है, मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ मैं। विपिन को रुद्र से इस तरह बात करते देख वहां खड़े बाकी योद्धा हैरान हो गए। वो घबरा के आपस में बात करने लगे। अरे लगता है ये कोई पागल है जो जानबूझ के मरना चाहता है। अरे नहीं, पागल था नहीं, हो गया है डर के मारे, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। रुद्र को विपिन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विपिन बेखौफ बोला, रुद्र जी, मैं तो आपके गांव में उस कमीने यमन को लेने आया था जिसने हमारी मार्शल आर्ट्स एकेडमी की एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला है और उसे जान से मारने की कोशिश की। रुद्र विपिन की बात सुन के रुक गया। वो हैरान होते हुए बोला, मार्शल आर्ट्स एकेडमी? अभी मैं भी वहां पढ़ता था। बताओ कौन है वो आदमी जिसने ये घटिया हरकत की है और यहाँ मुंह छुपाने आ गया? उसका नाम यमन है, वो हमारी मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक टीचर है। विपिन की ये बात सुन के रुद्र का खून खौल गया। रुद्र चिल्लाया, जिस गिरे हुए आदमी की बात ये लड़का कर रहा है वो मुझे अभी मेरे सामने चाहिए। रुद्र के गुस्से को देख के वहां खड़े योद्धा उसी वक्त वहां से उस सराय की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर में यमन रुद्र के सामने बंदी बना खड़ा था। रुद्र की आंखों में यमन के लिए अजीब सी नफरत दिख रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करके यहाँ हमारे गांव में आने की? ये गांव बागियों का घर है, गुनाहगारों का नहीं। यमन रुद्र को देख के बोला, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट राज्य के लिए बागी और गुनाहगार एक ही होते हैं सरदार रुद्र। रुद्र बोला, राज्य के लिए हम कुछ भी हो, लेकिन हमें पता है हम क्या है। एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालना, उसको जान से मारने की कोशिश करना, इस गुनाह को माफ नहीं कर सकता मैं। यमन ने कहा, वो लड़की भी उस राज्य के एक शाही परिवार की बेटी ही थी। उसका परिवार भी ऐसा ही एक परिवार था जिसने आपके जैसे वीर योद्धा को गुनाहगार बना के कॉन्टिनेंट से निकाल दिया था। रुद्र के चेहरे पर गुस्से की लकीरें पड़ती चली गई। वो बोला, शायद तू मेरी कहानी नहीं जानता, मारने से पहले बताना जरूरी है। एक शाही परिवार के रईसजादे ने एक मासूम लड़की की उसके घर में घुस के उसके पति की आंखों के सामने इज्जत लूटी थी, क्योंकि उसका पति उनके घर का नौकर था। उस रईसजादे के मैंने अपनी तलवार से बीच बाजार टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। राज्य ने कहा कि आपने उसको हिरासत में लेके कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने कहा, इस गुनाह की सजा मौत होती है,
लड़की अपनी हो या दुश्मन की, उसका अपमान करने की सजा सिवाय मौत के कुछ और नहीं होता यमन। रुद्र यमन को जान से मारने वाला था और विपिन को ये देख के बहुत सुकून मिल रहा था। यमन ने अपनी मौत रुद्र की आंखों में देख ली थी। वो बोला, यहाँ तो हिंसा करना मना है। रुद्र बोला, हाँ, हिंसा करना मना है, इंसाफ नहीं। ये कहकर रुद्र के हाथ में ऊर्जा की एक तलवार प्रकट हुई। ऊर्जा की तलवार को अपने पास आते देख यमन घबरा के विपिन से बोला, क्या नंबर 0, खुद के बस की नहीं थी तो तूने रुद्र से मेरी शिकायत कर दी। यमन की ये बात विपिन से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अगले ही पल रुद्र की तलवार पे अपनी ऊर्जा का वार किया। रुद्र की तलवार यमन को न छू सकी क्योंकि विपिन के वार ने उसकी दिशा बदल ली थी। विपिन की इस गुस्ताखी से रुद्र ने पलट के उसकी तरफ देखा। विपिन शांत स्वभाव से बोला, माफ करिएगा रुद्र जी, लेकिन आप इसे नहीं मार सकते। मैंने कामिनी से वादा किया है कि ये उसके कदमों में गिर के नाक रगड़ के उससे माफी मांगेगा। उसके बाद ही अपने किए की सजा जिंदगी भर जेल में बैठ के काटेगा। रुद्र ने विपिन को देखा और हैरान होते हुए बोला, अपना वादा पूरा करने के लिए तू अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए राजी है। सोच, अगर मेरे ऊपर वार करने के लिए मैं तुझे मौत दे दूं तो? विपिन रुद्र की बात पे मुस्कुरा के बोला, रुद्र भाई, क्या है ना, मेरा नाम है विपिन कंबोज सेन। इस दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ सेन वंश के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीर माने जाते हैं। तो इज्जत के लिए जान शान से दे देगा महान योद्धा साहो का बेटा। जैसे रुद्र ने उसकी बात सुनी वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर आक्रोश की जगह अब प्यार नजर आने लगा था। उस विशालकाय रुद्र की आंखों में आंसू थे। वो बोला, तुम साहो के बेटे हो? विपिन ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने विपिन को आगे बढ़ के अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूँ विपिन। मैं मार्शल आर्ट्स या ऊर्जा शास्त्र के बारे में जो भी जानता हूँ वो मैंने तुम्हारे पिता से ही सीखा था। उन्हीं के सिखाए सिद्धांतों पे चला मैं। पर मैं क्या, रूंगता गांव का हर योद्धा उन्हीं को अपना गुरु, अपना भगवान मानता है। रुद्र की बात सुन के विपिन हैरान हो गया। विपिन और रुद्र की बात सुन के डर के मारे यमन का खून सूख गया। रुद्र विपिन से बोला, विपिन, आज से, अभी से रूंगता गांव का हर योद्धा तुम्हारी एक आवाज पे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। विपिन ने यमन को देखा और बोला, चलें, काफी धूल चाटनी और नाक रगड़नी है अभी तुझे। यमन बोला, अबे नंबर 0, इनके भरोसे क्या लड़ रहा है मुझसे? अगर हिम्मत है तो। इससे पहले कि यमन अपनी बात पूरी कर पाता, विपिन के हाथ से ऊर्जा का एक ब्लास्ट निकला और यमन के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। वो बेहोश होके बहुत दूर जा गिरा। विपिन बोला, कब से बता रहा हूँ 0 नहीं बोलना है ना? रुद्र हंस के विपिन से बोला। विपिन ने हंस के रुद्र से हाथ मिलाया और बोला, अभी चलता हूँ, इसको जेल भिजवा के नए स्टूडेंट्स को ढूंढना है मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी। रुद्र ने विपिन की बात सुनते ही हवा में एक पोर्टल खोला जिसके उस पार मार्शल आर्ट्स एकेडमी का ग्राउंड नजर आ रहा था। रुद्र के ऊर्जा के एक वार से बेहोश यमन उस ग्राउंड में जा गिरा और फिर विपिन भी रुद्र को अलविदा कर वापस एकेडमी के ग्राउंड की तरफ बढ़ चला। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में कामिनी के ठीक हो जाने की और यमन के पकड़े जाने की धूम मची हुई थी। यमन की कामिनी के पैरों में गिर के नाक रगड़ने की तस्वीर उस राज्य के हर अखबार में थी। नंबर 0 कहलाने वाला टीचर हीरो कहलाने लगा था। यमन को सरकार के सिपाहियों के हवाले करने के बाद विपिन रात होते होते अपने घर लौट आया था। कामिनी ने भी अगले दिन से विपिन के साथ ट्रेनिंग करने का वादा किया था। विपिन के पास अब 3 स्टूडेंट्स थे, रोमा, रोहन और कामिनी। लेकिन विपिन बेचैन था। पर आज ये बेचैनी वापस अपनी दुनिया में जाने की या भयानक की या किसी और मुसीबत की नहीं थी। आज दिक्कत दिल की थी। अपने घर में लेटा अपने घर की टूटी दीवार से पीछे के कालाहारी जंगल को देखता विपिन तड़प रहा था ययति से मिलने के लिए। ययति की खूबसूरती, उसका गोरा रंग, लंबा कसा हुआ शरीर, काली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह भरे होंठ, उसकी वो पागल कर देने वाली मुस्कुराहट विपिन के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो ययति से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि ययति के साथ किसी भी तरह की दोस्ती उसे उसकी मंजिल से दूर कर सकती थी। कई घंटों तक विपिन ययति के ख्याल से लड़ता रहा, लेकिन दुनिया में ऐसा वीर कहाँ हुआ है जो अपने दिल को हरा सका हो। विपिन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल के कालाहारी जंगल के बाहर जाके खड़ा हो गया। उसने हल्के से आवाज दी, दारा। कुछ देर जंगल में किसी तरह की कोई आहट नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक से उस चांदनी रात में वो सफेद रंग का तेंदुआ
चांदनी में भीग रहे पेड़ों के पीछे से आता दिखाई दिया। दारा विपिन के सामने आके खड़ा हो गया। विपिन बिना वक्त गवाए दारा के ऊपर बैठ गया और बोला, मुझे ययाति के पास ले चलो। विपिन का कहना था और वो तेंदुआ बिजली की गति से दौड़ता हुआ जंगल की गहराइयों में विपिन को ले गया। कुछ ही देर में विपिन उस पेड़ के सामने खड़ा था जिसके तने में वो त्रिकालदर्शी तलवार घुसी हुई थी। विपिन दारा की पीठ पर से उतरा और बोला, ययाति, क्या तुम यहाँ हो? पेड़ के पीछे से उस चांदनी में ययाति को देख के विपिन कमजोर पड़ गया। उसने शायद ही अपनी जिंदगी में कोई इतनी खूबसूरत चीज देखी थी। ययाति बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? विपिन हिचकिचाते हुए बोला, वो मेरा तुमसे मिलने का मन था तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा किया, मैं भी अकेली थी, अब हम दोनों अकेले नहीं होंगे। विपिन ययाति को देख के जैसे कहीं खो गया था। ययाति आगे बढ़ी और उसने विपिन का हाथ पकड़ा और बोली, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे पास। विपिन के पास ययाति की बात का जवाब नहीं था। वो बस चुप खड़ा उसकी आंखों में देखता रहा। विपिन ने फिर एकदम से ययाति से पूछा, तुम यहाँ अकेली जंगल के बीचों बीच क्यों रहती हो? विपिन का यह सवाल सुन के ययाति ने अपनी आंखें झुका ली और बोली, आज तक कोई ऐसा वीर मिला ही नहीं जो मुझे इस जंगल से बाहर लेकर जा सके। ये कहते हुए ययाति की आंखों में आंसू थे। विपिन चाहता था कि ये पल बस ऐसे ही रुक जाए, इसी पल में वो ययाति के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। पर अगर जो चाहो वो मिल जाए तो इंसान भगवान न बन जाए। ययाति और विपिन के होंठ एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि विपिन को दूर से आवाज सुनाई दी। कोई बहुत जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। ययाति ने विपिन से कहा, जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें? विपिन के मुंह से ये सवाल जैसे ही फूट के बाहर निकला, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास मेरे लिए भी समय होगा, तब सब बताऊंगी, और अगर तुमसे हो सका तो मुझे अपने साथ ले जाना। विपिन ययाति को देखता रहा। ययाति ने धीरे से विपिन के कान में कहा, जाओ, मैं इंतजार करूंगी। विपिन ने किसी तरह अपना मन पक्का किया, दिल को संभाला और ययाति को अलविदा करके दारा पे सवार होके वापस अपने घर लौट आया। वहां उसका इंतजार कर रहा था रोहन। रोहन विपिन को उस जादुई तेंदुए पे सवार देख हैरान हो गया और बोला, मास्टर विपिन, आप उस तेंदुए के ऊपर कैसे बैठे थे? और वो आपको? रोहन विपिन की बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम भी मेहनत करके मार्शल आर्ट सीखो, शेर, भालू, तेंदुए सबकी सवारी कर पाओगे। फिलहाल ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? रोहन बोला, प्रिंसिपल सर ने एकेडमी के सभी मार्शल आर्ट्स टीचर्स को बुलाया है। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोहन की बात सुन के विपिन उसी वक्त उसके साथ एकेडमी के लिए रवाना हो गया। जहाँ एक तरफ विपिन एकेडमी पहुंच रहा था, वहीं एकेडमी में एक अनजान शख्स प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल ने आवाज दी, कौन हो? अंदर आओ। अपना चेहरा ढके काले रंग का ओवरकोट पहने हुए एक आकृति प्रिंसिपल के कमरे में घुसी। प्रिंसिपल ने पूछा, कौन हो तुम? उस आकृति ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाते हुए कहा, विपिन को बुला लिया है ना आपने? प्रिंसिपल ने इस खतरनाक से दिखने वाली आकृति से पूछा, हाँ, पर तुम कौन? वो आकृति एकदम शांत भाव से बोली, मैं शैतान शापित का सेवक मामन। आखिर मामन एकेडमी में क्या कर रहा था? क्यों आया था वो प्रिंसिपल से मिलने? कौन सा नया षड्यंत्र रच रहा था शापित विपिन के खिलाफ? कौन सा खतरा मंडरा रहा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर? जानने के लिए सुनते रहिए समय की अनंत धाराओं में तिलिस्म के धागों से बंधी मास्टर विपिन की ये रोमांचक कहानी नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विपिन रोहन के साथ एकेडमी पहुंचा तो वहां एकेडमी के बाकी टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल का इंतजार कर रहे थे। रितेश और उसके साथ ही टीचर्स विपिन को देख के सतर्क हो गए। इससे पहले कि विपिन और उन लोगों के बीच कोई बहस होती, प्रिंसिपल वहां आ गए। उनके चेहरे की शिकन ये बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। एक टीचर प्रिंसिपल से बोला, सर क्या बात है, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? प्रिंसिपल कुछ परेशान होते हुए बोले, बात बहुत ही गंभीर है। लाल दरिया के किनारे बसे टिबेट के राज्य में पिछले 17 दिनों से वहां के लोगों और लाल दरिया की अमर सेना के बीच युद्ध चल रहा है। अमर सेना ये नाम सुन के वहां खड़े कुछ लोगों के चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन विपिन नहीं समझ पा रहा था कि अमर सेना से घबराने वाली क्या बात थी। उसने पूछा,
ये लाल दरिया कहाँ है? मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के पूर्वी ध्वज में। प्रिंसिपल आगे बोले, तो दक्षिण की मार्शल आर्ट्स एकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट्स आर्मी को लीड कर रहे हैं अमर सेना के खिलाफ, और अब उनके पास बस 3 हफ्ते की सप्लाईज बाकी है, और 3 हफ्ते बाद हमारी एकेडमी से 10 मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स और एक टीचर को जाना होगा दक्षिण की मार्शल आर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर की मदद करने के लिए। ये सुन के सब लोग घबरा गए। रितेश प्रिंसिपल से बोला, लेकिन अमर सेना से लड़ना तो खुदकुशी करने जैसा है। एक योद्धा का जीवन आसान नहीं होता मास्टर रितेश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझते हैं। प्रिंसिपल की बात सुन के रितेश चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे डर अब भी साफ दिख रहा था। एक और टीचर बोला, हमारे कॉन्टिनेंट की आर्मी में काम कर रहे मार्शल आर्ट्स योद्धा क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि खबर मिली है कि अमर सेना राजधानी पे भी हमला कर सकती है, इसलिए आर्मी के सारे मार्शल आर्ट्स योद्धा राजधानी की सुरक्षा में तैनात है और ये मिशन दिया गया है मार्शल आर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को। प्रिंसिपल की बात सुनते हुए एक टीचर दूसरे टीचर से बोला, ये सर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं दिखा रहे हैं हम लोगों पर? भाई इनको तो सिर्फ भाषण देना है, लड़ने तो हमें और स्टूडेंट्स को जाना होगा, उसका साथी बोला। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रिंसिपल ने रितेश, अमय, विपिन, हैदर और ध्रुव इन 5 टीचर्स को रुकने के लिए कहा और बाकी सभी टीचर्स और उनके साथ खड़े स्टूडेंट्स को जाने की परमिशन दी। तो इन 5 टीचर्स से प्रिंसिपल गंभीर होते हुए बोले, रितेश, अमय, हैदर और ध्रुव, तुम चारों इस एकेडमी के सबसे बेहतरीन टीचर्स हो और तुम्हारी तरह तुम्हारे स्टूडेंट्स भी बहुत टैलेंटेड और बहादुर हैं। और विपिन, तुमने पिछले कुछ दिनों में अपना एक नया रूप हम सबको दिखाया। इतने सालों में पहली बार तुम में महान साहो की छवि दिखी है। प्रिंसिपल की बात सुन के रितेश, उसके दोस्त हैदर और अमय के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। प्रिंसिपल बोले, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पांचों 10 ऐसे शानदार स्टूडेंट्स ढूंढो पूरी एकेडमी से जो इस जंग में लड़ने जा सके। और सर, इस लड़ाई में स्टूडेंट्स के साथ टीचर कौन जाएगा? विपिन के इस सवाल के जवाब में प्रिंसिपल बोले, तुम पांचों में से ही कोई एक होगा और इसका फैसला मैं करूंगा, लेकिन अभी तुम सबको 10 बेहतरीन स्टूडेंट्स वो सुपर 10 तैयार करो। ये कहकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। रितेश भी विपिन पे हंसता हुआ अमय और हैदर के साथ वहां से चला गया, लेकिन विपिन और ध्रुव वहां पीछे खड़े रह गए। विपिन धीरे से बोला, इस लड़ाई में मैं अपने 10 स्टूडेंट्स को लेके जाऊंगा। ध्रुव बोला, दोस्त, अमर सेना से लड़ना बहादुरी नहीं बेवकूफी है। ये कहकर ध्रुव भी वहां से जाने लगा। सोच में पड़े विपिन ने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है अमर सेना में कि उनको हराया नहीं जा सकता? अमर सेना अमर, जिसको मारा नहीं जा सकता उसको हराया नहीं जा सकता। ये कहकर विपिन को असमंजस में छोड़ गया ध्रुव। विपिन समझ गया था कि अमर सेना और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के पूर्वी ध्वज के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए उसे अब अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना था। लाइब्रेरी जाने का समय हो गया था। अगले ही पल विपिन की चेतना अपनी दिव्य लाइब्रेरी में थी और उसके सामने था उसके पिता की तरह दिखने वाला उसका सहायक लाइब्रेरियन। मुझे अमर सेना के बारे में जानना है। विपिन का ये आदेश सुनते ही लाइब्रेरियन ने एक इशारा किया और लाइब्रेरी के एक रैक से एक दिव्य किताब विपिन के सामने आ गई। किताब विपिन के सामने खुली और वो विपिन को अमर सेना के बारे में बताती चली गई। धरती के उस छोर पर जहां मरने के बाद जाते हैं लोग, शरीर त्याग अपना लाल दरिया में मिल जाते हैं लोग। उस दरिया की गहराइयों में रहती हजारों लाखों की आत्माएं बन जाती है अमर सेना जब उनके दरिया में आम आदमी लड़ने पहुंच जाए। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के पूर्वी ध्वज में टिबेट नामक एक देश था। सुंदर बर्फीली वादियों का देश, जहां साल के 17 महीनों में से 8 महीने धूप खिलती थी और टिबेट की धरती पे फूल खिल जाते थे। बाकी के 9 महीने लोग बर्फ में अपने घरों में रहते थे। उस देश के चारों ओर लाल दरिया नाम का एक सागर था। प्रथा थी कि जो टिबेट में मर जाता था उसके शरीर और आत्मा को लाल दरिया की गोद में भेज दिया जाता था। इसलिए लाल दरिया की गहराइयों में रहती थी लाखों आत्माएं और इन आत्माओं को काली शक्तियों ने अपने काबू में करके इन्हें अमर सेना का रूप दे दिया था। आत्माओं को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए जितनी बार भी अमर सेना के साथ जंग हुई थी, टिबेट के लोगों का भारी नुकसान हुआ था। विपिन को इस दिव्य किताब से सारा ज्ञान मिल चुका था। लाइब्रेरियन बोला, इसलिए विपिन, अमर सेना को सिर्फ रोका जा सकता है और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो खुद शांत होकर वापस चली जाए। डरने की कोई बात नहीं है, भटकती आत्माएं मुक्ति दे देंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे 10 स्टूडेंट्स ढूंढने
वो मिल जाए तो फिर किया जाएगा। लाल दरिया का शुद्धिकरण। जितने मजाकिया तौर पे विपिन बात कर रहा था, ये जंग उतनी आसान नहीं थी। लाइब्रेरियन बोला, मुझे तुम्हें एक और खबर देनी है। यमन को हराने के बाद तुमने मेडिटेशन लेवल 4 को पार कर लिया है। तो अब मैं यहाँ के चुनाव में हिस्सा ले सकता हूँ या फिर सैटरडे को चिकन खा सकता हूँ? विपिन के मजाक को नजरअंदाज करते हुए लाइब्रेरियन बोला, अब तुम अपने हर स्टूडेंट की स्किल बुक बना सकते हो। स्किल बुक? हाँ, हर स्टूडेंट या हर योद्धा जिसको तुम सिखाओगे या ध्यान से देखोगे, उसकी टेक्निक, उसकी खासियत, उसकी कमजोरी, उसका मेडिटेशन लेवल इस स्किल बुक में खुद ब खुद आ जाएगा। और तुम उस स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए इस स्किल बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि मेरे हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा मेरे पास, और मैं उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उनकी ट्रेनिंग का पूरा प्लान बनाऊंगा। हाँ, विपिन इस नई शक्ति के बारे में जान के बहुत खुश हो गया और लाइब्रेरियन से अलविदा लेते हुए अपने घर चला गया। सुपर 10 चुनौती और पीछे जंगल में रह रही ययति के बारे में सोचता हुआ विपिन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने घर की दीवार में बनी खिड़की से वो बाहर जंगल की ओर देखने लगा। हवा में हल्की सी धुंध थी, पेड़ों के पत्तों पे ओस की बूंदें थी। बिस्तर में करवटें ले रहा विपिन खुद से बोला, इतनी सुंदर सुबह, अगर साथ में ययति होती तो क्या बात है। ययति साथ हो सकती है। यह आवाज सुन के विपिन झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके कमरे में उसका सफेद तेंदुआ दारा खड़ा है। हैं? तुम बोलते भी हो? दारा बोला, तुम बोल सकते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ। विपिन हैरान था। तेंदुए की सवारी करने की आदत अभी उसे पड़ी नहीं थी और अब उस तेंदुए के साथ विपिन की बातचीत भी शुरू हो गई थी। ययति वन देवी है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए उसके साथ जंगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जंगल को छोड़ नहीं सकती। ऐसा क्यों? विपिन के सवाल के जवाब में दारा बोला, इसका जवाब तो वही तुम्हें देगी। विपिन बोला, अच्छा ये तो बताओ, यहाँ सुबह सुबह क्यों आए थे? ययति का संदेश लेकर। वो शाम को तुमसे मिलना चाहती है। आज पूर्णिमा की रात है। कहते हैं जंगल सबसे सुंदर पूर्णिमा की रात को ही दिखता है, और वन देवी भी। विपिन बोला, ठीक है, मैं रात को आऊंगा, ययति को बता देना। दारा विपिन का संदेश लेके जंगल में गायब हो गया। विपिन बोला, मास्टर विपिन, लवर बॉय विपिन बाद में बन लेना, पहले सुपर 10 तैयार करने हैं तुम्हें। यह कहकर विपिन तैयार हो गया और थोड़ी ही देर बाद वो एकेडमी चला गया। फिर पूरे दिन एकेडमी में उसने रोमा, रोहन और कामिनी को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग ग्राउंड में विपिन ने उन्हें कुछ बेसिक मूव्स को मास्टर करना सिखाया। जैसे जैसे वो तीनों अभ्यास कर रहे थे, विपिन की चेतना में उसकी दिव्य लाइब्रेरी के अंदर उनके नाम की अलग अलग स्किल बुक बन चुकी थी। विपिन की बताई तकनीक से रोमा ने अपने शरीर की ऊर्जा अपने सीने में केंद्रित करके एक मजबूत ढंग से खड़े होकर एक किक मारी। किक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो प्रैक्टिस पुतला पूरी तरह झंझना गया। लेकिन तभी रोमा के पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। रोमा बोली, मास्टर विपिन, यही परेशानी पिछले साल भी हुई थी। इस पैर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द होता है। विपिन ने रोमा की एड़ी पे अपना हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि उसके इस पैर की मांसपेशियां अंदर से गल रही है। ये जीनोम नाम की एक खतरनाक बीमारी थी। विपिन को इस बीमारी का पता तो चल गया था, लेकिन उसने रोमा से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ रोमा से पूछा, तुम्हें ये दर्द कब से है? मास्टर विपिन, पिछले साल मिड सेशन में मेरे पैर में ये दर्द होना शुरू हो गया था। विपिन समझ गया था कि उसे इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना है। उसने रोमा को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और फिर वो अपने सीने से ऊर्जा के ब्लास्ट निकाल रहे रोहन और कामिनी के पास गया। कामिनी को एक आवाज आई, तेरा दिमाग खराब है? विपिन और उसके बाकी तीनों स्टूडेंट्स ने देखा तो सामने एक पतली लंबी लड़की खड़ी हुई थी। कामिनी बोली, रेनू, तुम जानती हो इसे? विपिन के सवाल के जवाब में कामिनी बोली, हाँ मिस्टर विपिन, ये मेरी दोस्त और हमारे जिले करीमनगर की मेयर की बेटी है। मेरे पापा और इसके पापा दोनों करीमनगर के शाही परिवारों से है। उसकी बदतमीजी से उसका शाहीपन नजर आ रहा है। विपिन बोला। कामिनी विपिन से बोली, सर आप 2 मिनट दीजिए, मैं इसे समझाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि कामिनी रेनू को कुछ बता पाती, रेनू सीधा विपिन के सामने आकर खड़ी होगी और बोली, ये नंबर 0 एक बार तेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, उसके बाद भी तू इसके साथ ट्रेनिंग कर रही है? यार मास्टर विपिन ने मुझे बचाया। क्या खाक बचाया? अगर इसके अंदर दम होता तो तुझे कुछ होने नहीं देता। चुपचाप खड़ा रेनू की बात सुन रहा विपिन बोला,
सही कह रही हो तुम। तब मैं कमजोर था, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरी स्टूडेंट बन जाओ, वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रेनू चिढ़ के बोली, तुम्हारी स्टूडेंट? तुम्हें कोचिंग दे सकती हूँ। अच्छा हाँ, लेवल 4 की मेडिटेशन टेक्निक है मेरी, ऊर्जा को केंद्रित करने की। तुम्हें मेरा एक ऊर्जा का वार लग गया ना, तो खड़े भी नहीं रह पाओगे। बेहतर यही होगा कि मेरी दोस्त और इन 2 स्टूडेंट्स को सिखाना बंद करो। विपिन शांत खड़ा रेनू की बात सुनता रहा और बोला, लेवल 4 के ऊर्जा वार करती हो? चलो ठीक है, अगर तुम्हारा एक भी वार मुझे छू भी गया तो मैं ये एकेडमी छोड़ के चला जाऊंगा। रेनू के पीछे पीछे एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स भी जमा हो गए थे वहां। रेनू को विपिन का चैलेंज मंजूर था। विपिन रेनू के सामने उससे कुछ फीट दूर खड़ा हो गया और बोला, शुरू हो जाओ। रेनू ने पूरी ताकत से एक के बाद एक विपिन पे ऊर्जा के वार किए, लेकिन एक भी वार विपिन को नहीं छू पाया। वो इतनी तेजी से इन वारों से बच रहा था कि वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे। विपिन उसकी हार पे हंसता रहा, छू पाया। वो इतनी तेजी से इन वारों से बच रहा था कि वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे। विपिन उसकी हार पे हंसता रहा, जिससे रेनू का गुस्सा और भी बढ़ गया। विपिन हंस के बोला, टेक्निक अच्छी है, लेकिन बेटर हो सकती है। अपनी आंतरिक शक्ति और सोल स्ट्रेंथ पर काम करने की जरूरत है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, रेनू गुस्से में बोली। ऊर्जा वारों के नाकाम होने के बाद रेनू ने विपिन को पंच करने की कोशिश की, लेकिन विपिन के शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती थी। आखिर में रेनू ने विपिन को अपनी पूरी ताकत से एक फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की, लेकिन विपिन उस वार से भी बच गया और रेनू सीधे ग्राउंड के बीच में बने फाउंटेन में जा गिरी। सब स्टूडेंट्स रेनू पर हंस रहे थे। ये देखते ही विपिन की दहाड़ पूरे ग्राउंड में गूंजी। उस पे हंसो मत, पूरी हिम्मत से कोशिश की है उसने। विपिन ने फाउंटेन में गिरी रेनू को हाथ दिया। रेनू विपिन से नजरें चुराते हुए उसका हाथ पकड़ के उठी और शायद उस पल में वो अपना दिल उसे दे बैठी थी। रेनू बोली, मैंने हार नहीं मानी। विपिन हंसते हुए बोला, कभी माननी भी नहीं चाहिए। चलता हूँ, कल सुबह 9 बजे प्रैक्टिस पे मिलेंगे। वैसे आज रात डिनर पे भी मिल सकते हैं। विपिन रेनू के वारों से तो बच गया था, लेकिन उसके इस दिल फेंक मिजाज से वो घबरा गया था। शाम हो गई थी और चांद निकल आया था। कोई कालाहारी के जंगल में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिलहाल उस समय कोई और भी ययति के साथ उस जंगल में था, और वो था मार्शल आर्ट्स एकेडमी का प्रिंसिपल। कालाहारी जंगल की गहराइयों में ययति के साथ बात कर रहे एकेडमी के प्रिंसिपल ने कहा, उसे कैसे भी करके उस लड़ाई में भेजना है, वहीं होगा उसका अंत। वो अमर सेना से और शापित से लड़के वापस नहीं पहुंच पाएगा। ययति कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि वो उस जंग में जरूर जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम भी अपना वादा पूरा करोगे? प्रिंसिपल ययति की बातें सुन के हंसने लगा और उसकी शक्ल बदलती चली गई। प्रिंसिपल अपने असली रूप में आ गया था। ययति के सामने खड़ा था मामन। वो बोला, मैं एकेडमी में विपिन के लिए जाल बिछाऊंगा और तुम यहाँ उसके दिल और दिमाग पे काबू कर लेना। उसके बाद होगा शापित का शैतानी तांडव और उसमें होगी विपिन की मौत। ये क्या हो रहा था? मामन प्रिंसिपल कैसे बन गया? ययति क्यों कर रही थी विपिन के साथ इतना बड़ा धोखा? क्यों लाल दरिया की लड़ाई में मामन विपिन को भेजना चाहता था? क्या अपने सुपर 10 इकट्ठे करके लाल दरिया की जंग जीत पाएगा विपिन?